हो गया लाइव। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है, मैं सुनाई दे रहा हूं। ऑल क्लियर। मेरी आवाज आ रही है, मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं। सब कुछ क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है, मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं। ऑल क्लियर। मैसेज आ गया बच्चों का। सो गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्कार। बच्चे लिख रहे हैं। बच्चा पार्टी, हम लोग शुरू हो जाए। अगेन आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, जय भीम। क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा चुनौतियां या सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियां एवं प्रबंधन, सुरक्षा चुनौतियां एवं प्रबंधन पढ़ रहे हैं। केवल सीमा पर नहीं, हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस का लाइन है बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी चैलेंजेस, बॉर्डर एरिया एंड देयर मैनेजमेंट। और इस क्रम में हम लोगों ने भारत पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में, केवल सीमा पर नहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उसका प्रबंधन पढ़ा। और हम लोग फिर भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां और प्रबंधन पढ़ने के लिए हम लोग कल से शुरू किए हैं। और भारत चीन सीमा पर और भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं, ऑलमोस्ट कल हम लोगों ने देखा, समझा, जाना। हम लोग भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को 3 क्षेत्रों में हम लोगों ने बांटा। एक लद्दाख के पास सीमावर्ती क्षेत्र है, दूसरा सिक्किम के पास बीच वाला हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश के पास चाइना से जो लगी हुई हमारी सीमा है, वो सीमावर्ती क्षेत्र है। और कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि यहां पर किस किस तरह की सुरक्षा चुनौतियां। इसमें हमने देखा कि सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती यहां कोई ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी और आतंकी घुसपैठ की चुनौती नहीं है बच्चा। यहां पर हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है सीमा विवाद। हम लोगों ने देख लिया है। दूसरी सुरक्षा चुनौती है सैन्य घुसपैठ। बार बार चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं, भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प होती है, चैलेंज है, युद्ध की स्थिति टाइप का माहौल बन जाता है। ये हमें तनाव देता है। हमें सीमावर्ती क्षेत्रों में हथियारों का और सैनिकों का जमवाड़ा करना पड़ता है। ये तनाव ही तो है प्रबंधन के लिए। झड़प, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों के संदर्भ में जो चीन की नीति रही है, समर्थन देने की नीति रही है, वामपंथी उग्रवादियों को समर्थन देने की नीति रही है, या पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादियों को समर्थन देने की जो प्रवृत्ति रही है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है, सुरक्षा चुनौतियां हैं। और इन सुरक्षा चुनौतियों में हम लोगों ने बाकी दुरूह प्राकृतिक जो स्थिति है, जिसके चलते हमें वहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाते हैं, जबकि उनके क्षेत्र में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, ये भी हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है। जिस तरीके से सड़क निर्माण और रेल निर्माण किए जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि हमारे चारों तरफ घेराबंदी कर रहा है। हमें तनाव होना जरूरी है, लाजिमी है। हमारे पड़ोसी देशों में चीन की लगातार घुसपैठ बढ़ती जा रही है, इसने भी हमें तनाव दिया है। हमारा विदेश मंत्रालय अलग संदर्भों में इस घटना को देख रहा होगा।
हमारा वाणिज्य मंत्रालय अलग संदर्भों में इस घटना को देख रहा होगा, लेकिन हमारा रक्षा मंत्रालय, हमारा गृह मंत्रालय तो कहीं ना कहीं रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस घटना को देख रहा होगा। युद्ध की स्थिति में हम कैसे निपटेंगे? हाल के वर्षों में आपने देखा होगा चीन के साथ हमारे संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से यूक्रेन में युद्ध हुआ, जिस तरीके से पश्चिम एशिया में युद्ध है, आज सभी के सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पश्चिम एशिया कभी भी युद्ध की स्थिति में जा सकता है। हल्का फुल्का सब एक दूसरे से गुट बना करके लड़ रहे हैं बच्चा। ताइवान के प्रति चीन की जो नीति रही है और भारत सरकार की जो नीति रही है, तो कहीं ना कहीं लगातार हम चीन के साथ हमारे संबंध कड़वे होते जा रहे हैं। यदि युद्ध की स्थिति होती है तो हमें इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो हमें डराता है, चिंता देता है। ये चुनौती है, हम इसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। वहां उनके सैनिकों का जमवाड़ा, वहां उनके हथियारों का जमवाड़ा। जिस तरीके से वो अरुणाचल पर लगातार उसके भौगोलिक स्थिति को बदलने का प्रयास करते रहे, अरुणाचल के क्षेत्रों पर अपने कब्जा को बनाने का प्रयास करते रहे, भूटान में घुस करके हमारे नजदीक आने का प्रयास कर रहे हैं। गलवान घाटी के मुद्दे को मैंने आपके सामने डिस्कशन किया था। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्रमुख सुरक्षा चुनौती है बच्चा। डोकलाम विवाद, हल्की हल्की हम लोगों ने आपसे चर्चा की है, और इसी तरह की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रख करके हमारे लिए सुरक्षा प्रबंधन करना भी लाजमी हो जाता है। एक सबसे बड़ा फियर फैक्टर हमारे लिए जो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, उनकी जो शारीरिक बनावट है वो चीन के लोगों के शारीरिक बनावट से मिलती है। इसको हम कह सकते हैं रेशियल सिमिलरिटी, प्रजातीय समरूपता, समानता। और यह कहीं ना कहीं हमारे भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को बाधा पहुंचा रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों में वी इंडियन की फीलिंग लाने में कहीं ना कहीं ये बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि प्रजातीय समरूपता के आधार पर वह मनोवैज्ञानिक रूप से चीन के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये भी हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है। यानी अगर हम सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों के लिए प्रबंधन करना चाहते हैं तो हमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए प्रयास करना होगा। जब हमने भारत चीन युद्ध के बाद आईटीबीपी का गठन किया था, तो आईटीबीपी का जब गठन किया था बच्चा, मैंने पहले भी बताया था, तो उसी समय एसएसपी का गठन किया गया था। और एसएसपी का गठन इसलिए नहीं किया गया था कि भारत भूटान और भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनको दी जाएगी। इसलिए गठन किया गया था कि आईटीबीपी भारत चीन सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी लेगा और एसएसबी नॉर्थ ईस्ट के लोगों में नेशनलिज्म की भावना को विकसित करेगा, उनको हेल्प करेगा, विभिन्न मुद्दों पर उनको सहयोग देगा और वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने का प्रयास करेगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए एक संवेदनशील एरिया रहा है। नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो प्रजातीय रूप से भारत से मैच नहीं करते हैं। वो मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं, वो म्यांमार से या फिर म्यांमार के सीमा पर म्यांमार से या अरुणाचल प्रदेश वगैरह के लोग चाइना से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। इसलिए हमने एसएसबी का गठन किया था ताकि उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना को विकसित किया। ये सब हमारी सुरक्षा चुनौतियां रही है और लगभग हम लोगों ने तीनों क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियों को अच्छा से देखा है। और इन्हीं सुरक्षा चुनौतियों को देखने के बाद दो टॉपिक मैंने कहा था कि मैं अलग से करा दूंगा। थोड़ा सा नजर डालेंगे हम लोग डोकलाम विवाद और गलवान घाटी विवाद। डोकलाम विवाद पे हम आते हैं और डोकलाम विवाद की चर्चा लाजमी इसलिए भी हो जाती है बच्चा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भूटान से जुड़ा हुआ मामला, ये भूटान से जुड़ा हुआ मामला है।
और मुझे लगता है कि डोकलाम विवाद को भूटान को पढ़ाते समय मैं चर्चा करूंगा, ये ज्यादा बेटर है। इसलिए आज डोकलाम विवाद की चर्चा नहीं कर रहा हूं, आज गलवान घाटी विवाद की चर्चा कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि लगातार झड़प जो है, ध्यान देना, डोकलाम विवाद की चर्चा लाजिमी इसलिए भी हो जाती है, बीपीएससी में प्रश्न पूछा है डोकलाम गतिरोध क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है, डोकलाम गतिरोध क्या है, इसके अंतर्निहित कारण क्या थे, भारत ने इससे राजनयिक और रणनीतिक मंच पर क्या क्या सीखा, 2005 250 शब्दों में है, बीपीएससी में 2018 में। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, केवल डोकलाम पर फोकस करके प्रश्न पूछा गया। अभी थोड़ा मामला शांत है, लेकिन जैसे ही मामला फिर से विवाद में आएगा, इस पर प्रश्न बन जाएंगे। इसलिए मैं भूटान भारत सीमा पढ़ाते समय डोकलाम वाले इसी की चर्चा करूंगा। मैं आपके सामने सीमावर्ती क्षेत्रों में जो लगातार झड़प हुई उस पर फोकस करता हूं, और उसी झड़प की एक प्रक्रिया में झड़प होती है गलवान घाटी में। गलवान घाटी जो विवाद है, ये थोड़ा सा संक्षेप में 2-3 मिनट लगेगा मुश्किल से, एक हम देखने का प्रयास करते हैं। गलवान घाटी आपके मैप में दिख रहा है, ये अक्साई चीन के पास है। हमें चूंकि अक्साई चीन दिखाना है, इसलिए मैं इस मैप का यूज कर रहा हूं। जो हमारा मैप है उसमें अक्साई चीन इंडिया का पार्ट है, बट अभी के डेट में अक्साई चीन चाइना के कंट्रोल में है, चाइना के नियंत्रण में। इंडिया दावा करता है, और मैं कहानी बता चुका हूं कि 1962 में जब चाइना भारत युद्ध हुआ था तो चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया, और तब से अभी तक कब्जा बनाए हुए है, और भारत इस पर अपना दावा करता है। और 15 अगस्त 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पष्टतः इस पर अपना दावा ठोक दिया कि सीओके और पीओके दोनों भारत का है और दोनों हमारा चाहिए। तो सीओके 1 ये एरिया है, बता चुका हूं, सीओके 2 अक्साई चीन का इलाका है, और यहीं पर एक जगह है गलवान वैली, दिस वन इज गलवान वैली। थोड़ा बहुत आप समझने का प्रयास करोगे, और ये जो लाइन है डॉट 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 डॉट, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा, रेखा। कहानी शुरू होती है बच्चा, गलवान वैली एक घाटी है, गलवान नदी का जो स्रोत है वो अक्साई चीन में है, जो गलवान नदी निकलती है वो अक्साई चीन से निकलती है। ठीक है, थोड़ा सा अगर नजर आ रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा, ये गलवान वैली है, ये जो स्योक नदी है ये वाली इधर जा रही है, और ये गलवान नदी जो है वो इसी में आकर मिलती है। यानी ये गलवान नदी जो है ये पूरब से आती है, अक्साई चीन की तरफ से आती है। गलवान नदी का स्रोत अक्साई चीन में है, और भारत में आकर के ये देखो, यह नदी स्वेक नदी में मिल जाती है। आपके स्क्रीन पर एक दो नदियों के मिलन का एक तिराहा दिखाई दे रहा। अगर हम इन नदियों को गौर से देखें तो एक नदी इधर की तरफ जा रही है, पानी, ये नदी है, और एक नदी इधर से आकर के इसमें मिल रही है, ये नदी स्वेक नदी है, और ये नदी जो मिल रही है ये गलवान नदी है। ये पूरब की दिशा है, ये पूरब से गलवान घाटी से, गलवान अक्साई चीन से आ रही। अब इसको थोड़ा और जूम हम करते हैं, थोड़ा और देखते हैं दूर करके। जूम तो मैंने बहुत ज्यादा कर दिया और आपको दिखा दिया। यहां पर आपको साफ दिख रहा है इसका एक और रूप, दिस वन इज गलवान रिवर, दिस वन इज स्वेक रिवर। गलवान रिवर यहां आती है और ये इलाका अक्साई चीन का है, यहां पर आकर के मिलती है। ये जो पॉइंट है ये डॉट 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 जो है यह आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। उसके इधर चाइना और उसके उधर इंडिया। चाइना क्या करता है बच्चा कि इस इलाके में, गलवान नदी से इलाके में सटा हुआ ये सड़क निर्माण का काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम वो कर ही रहा है, सड़क बनाने का काम करता है। ये सड़क बनाने का काम करता है। LAC के इस तरफ पेट्रोलिंग चीन के लोग करते हैं, चीन की सेना करती है। ठीक है,
और अपनी तरफ पेट्रोलिंग भारत की सेना करती है। अभी तक यही कहानी थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। लेकिन चाइना जो है वो आप देख सकते हो नदी के साथ पैरेलल यह सड़क बनाने का काम करता है। ये नदी हो गई जो गलवान नदी है, जो आकर के स्वेक में मिलती है यहां पर, और यहां पर ये सड़क बनाने का काम कर रहा है। ये सड़क यहां तक जाता है, ठीक है। ये PP14 है, यहां तक जाता है और यहां तक प्रवेश करता है। तो जो रेड लाइन है बच्चा, ये LAC है। LAC, ये रेड लाइन LAC है। अब ये LAC जो जाता है, ये LAC ऐसे है, देखते जाओ। ये सड़क बनाते बनाते LAC पार कर जाते हैं और ये आगे जाकर के स्वेक नदी में मिलता है। गलवान घाटी के पास ये सड़क बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ढेर सारा जो सड़क बनाने वाला मशीन है, ढेर सारे ट्रक जो भी है, सबके साथ इनकी सेना यहां पहुंच जाती है, PLA पहुंच जाती है और सड़क निर्माण का काम इन लोगों के द्वारा शुरू किया जाता है। चाइनीज पोस्ट इधर है, चाइनीज पोस्ट इधर तक ही है, इधर इंडियन पोस्ट है, इंडियन आर्मी ITBP बेस है यहां पर। सियोक रिवर है, ये हरा वाला गलवान जो है इसी में आकर मिलता है। ये नियंत्रण रेखा है। नियंत्रण रेखा के बाहर यानी जहां पर गलवान रिवर मिलता है स्वेक नदी में, वो जो तिराहा है वो इंडिया का पार्ट है। LAC के पश्चिम में है, वो हमारी तरफ। बट ये लोग यहां पर सड़क बनाने का काम करते हैं। 15 जून 2020 गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प होती है। कारण मैंने वही बताया कि सड़क बनाते हुए वो आगे बढ़ते हैं, वहां पर भारतीय सैनिक विद्यमान होते हैं, क्योंकि भारतीय सैनिक अपने एरिया में होते हैं। भारतीय सैनिक अपने एरिया में होते हैं। ये LAC के पास है, LAC के अंदर। और वो गलवान नदी के पैरेलल सड़क बनाते 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 LAC के पार जब जाने का प्रयास करते हैं तो हमारे सैनिक उनको रोकते हैं और इस रोकने के मुद्दे पर दोनों के बीच एक बहुत मतलब भीषण हिंसक झड़प होती है। वहां पर 500 से अधिक चीनी सैनिक आते हैं। ये संजोग है कि जाट रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट इमीडिएट वहां पहुंचता है और बुरी तरह से चीनी सैनिकों को मार करके भगाता है। हमारे यहां के सैनिक 20 मारे जाते हैं। सोचो, बिना हथियार के हो रहा मारपीट, डंडे से हो रहा मारपीट, पत्थरों से हो रहा मारपीट। और चीनी जो थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो डंडा में कांटे वाले तार को लपेट करके लेकर के आए थे, गदा टाइप बना करके। उन्हीं के छीन करके उनके गदा को भारतीय सैनिक उनको मारना शुरू करते हैं। कई नदी के अंदर गिर जाते हैं। चीन कहता है कि हमारे यहां केवल 4 लोग मारे गए हैं। बाद में चीन कहता है कि 5 लोग मारे गए हैं। लेकिन रूस की एजेंसी, न्यूज एजेंसी तास जो है, वो इस बात की पुष्टि करती है कि नहीं, 45 चीनी सैनिक मारे गए इस झड़प में और 20 भारतीय सैनिक मारे गए इस झड़प में। ये 15 जून को झड़प होती है और झड़प के बाद 15 जून को, मतलब जून को ये झड़प होती है बच्चा, और झड़प के बाद चीन दावा करता है कि संपूर्ण गलवान घाटी जो है वो चीन के नियंत्रण क्षेत्र में आती है। मैंने कहा ना कि चीन हमारे इलाके में भी जो है, LAC के उधर का इलाका जिसको हम COK कहते हैं, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जो अक्साई चीन है, हम भी दावा करते हैं। और वो हमारे क्षेत्र में जो इलाका है उस पर चाइना दावा करता है कि वो सभी विवादित क्षेत्र है। लेकिन बाराहोती, लपथल, पैंगोंग झील ये हमारे नियंत्रण में है और इन पर चीन दावा करता रहा। अरुणाचल प्रदेश, तवांग हमारे नियंत्रण में है, चीन दावा करता रहा है। अक्साई चीन उनके नियंत्रण में है, अक्साई चीन 1, अक्साई चीन 2 हम दावा करते रहे हैं। लेकिन चाइना ने ये दावा, एक नया दावा यहां बढ़ा दिया। इस क्षेत्र पर चाइना ने अभी तक दावा नहीं किया था, लेकिन चाइना दावा करता है कि संपूर्ण गलवान घाटी चीन के नियंत्रण क्षेत्र में आती है और भारत सिरे से इस दावा को खारिज करता है।
भारत चीन सीमा पर यह घटना बहुत भयंकर तनाव को उत्पन्न करती है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि चीन के 45 सैनिकों की मृत्यु, भारत के 20 सैनिकों की मृत्यु, तनाव होना लाजमी है। चीन अपना सैन्य जखीरा यहां बढ़ा देता है, जवाब में भारत को भी बढ़ाना पड़ता है। दोनों के बीच में कई दौर की वार्ताएं होती है, और बहुत वार्ता के बाद दोनों अपने अपने सेना को अपने अपने सीमा में, यानी जो एलएसी है उसके उधर चाइना और इधर भारत अपने पोस्ट पे आ जाता है, वापसी होती है। लेकिन इस इलाके में तनाव जारी रहता है, आज भी इस इलाके में तनाव जारी है, आज भी दोनों तरफ के सैनिकों का जमवाड़ा यहां पर बना हुआ। ये गलवान घाटी विवाद है। ये गलवान घाटी विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया 1 जनवरी 2022 को। 1 जनवरी 2022 को सैटेलाइट इमेज में पाया गया कि गलवान घाटी में चीन ने अपना झंडा फहराया। और जब चीन में, ये सैटेलाइट इमेज है, जब दिखाया गया कि यहां चीन ने अपना झंडा फहराया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत का तनाव फिर से बढ़ा। बट फिर से ये मामला ठंडा हो गया। यही है बच्चा गलवान घाटी विवाद। अब प्रश्न यह है कि गलवान घाटी को लेकर हम लड़ क्यों रहे हैं, ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है। तो यह घाटी पश्चिम में चुनौतियां थोड़ा सा डिस्कस हम कर दिए हैं। यह घाटी पश्चिम में, क्योंकि हमारा नजरिया, हमारा संदर्भ जो होगा वो सुरक्षा चुनौतियां होगा। यह घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है, जिसके कारण यह रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का भारत के नियंत्रण में रहने से पश्चिमी तिब्बत में तथा कुनकुन पहाड़ी और काराकोरम रेंज में चीनी गतिविधियों पर नजर रखना संभव होगा। यहां अगर हमारा बेस रहेगा, ये हमारे नियंत्रण में रहेगा, तो यहां से हम चीनी सैनिकों पर, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रख सकते हैं। इस संदर्भ में भी हमारे लिए, और इसी बीच चीन ने एक और मामला डिस्टर्ब कर दिया, और वो था 1 जनवरी 2022 को चीन का नया सीमा कानून। चीन ने एक नया सीमा कानून बनाता है 1 जनवरी 2022 को, और इस सीमा कानून के अनुसार उसमें प्रोविजन किया जाता है कि राज्य और सेना को क्षेत्र की रक्षा करने तथा चीन के क्षेत्रीय दावों को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य का मुकाबला करने का प्रावधान राज्य और सेना मिलकर चीन के क्षेत्र की रक्षा करेगी, और रक्षा को चुनौती देने वाले, उस क्षेत्र को चुनौती देने वाले किसी भी दावा को मिलकर मुकाबला करेंगे। इस तरह का प्रस्ताव पारित करने का क्या मतलब है? इस तरह का प्रस्ताव, हालांकि इसका संदर्भ सब हो सकता है, बट हमारे लिए भी इस चिंता की बात है कि इस तरह का प्रस्ताव पारित करना, कानून बनाना, ये हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है। और ये किस संदर्भ में सिक्योरिटी थ्रेट्स है ये कानून? तो चीन का यह कानून भारत चीन सीमा पर चीन की आक्रामक गतिविधियों की पुष्टि करता है। इस तरह का अगर कोई कंट्री कानून बना रहा है, इसका मतलब है कि एग्रेसिव है सीमा के लिए, वो एकदम पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है सीमा पर। चीन का यह कानून भारत चीन सीमा पर चीन की आक्रामक गतिविधियों की पुष्टि करता है, और भविष्य में भारत चीन सीमा विवाद और सीमा सुरक्षा के संदर्भ में खतरा की संभावना को व्यक्त करता है। अगर कोई भी कंट्री इस तरह का कानून अपने यहां बना रहा है, इसका मतलब है कि सीमा के प्रति वो गंभीर ही नहीं है, एग्रेसिव है। वो कुछ करेगा, और कुछ करेगा तो उसकी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। ये खतरे की संभावना को व्यक्त करता है। ये है गलवान घाटी विवाद, राइट। इस तरीके से लगभग हम लोगों ने सीमा सुरक्षा चुनौतियां को देख लिया बच्चा। अब हमारा डायमेंशन आता है भारत चीन सीमा सुरक्षा प्रबंधन। चुनौतियां हमारे दिमाग में आ गई है। हमने सीमावर्ती का तीनों क्षेत्र देख लिया, लद्दाख का क्षेत्र देख लिया, उत्तराखंड से लगी हुई सीमा वगैरह का क्षेत्र देख लिया, हिमाचल से लगी सीमा का क्षेत्र देख लिया, सीमा विवाद देख लिया, सिक्किम का क्षेत्र देख लिया, अरुणाचल प्रदेश का देख लिया, विवाद देख लिया, और वहां पर क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो देख लिया। अब इन सबके संदर्भ में हमारा क्या प्रबंधन है, तो इसको भी हम उसी तरह से देखेंगे। भौतिक प्रबंधन, क्या सेना, क्या हथियार, क्या क्या हमने लगाया है। कूटनीतिक प्रबंधन, हमने चीन के साथ संबंधों को ठीक करने के लिए क्या क्या किया है और क्या क्या कर रहे हैं। अन्य कूटनीतिक प्रबंधन, परोक्ष रूप से हम चीन पर दबाव बनाकर
कैसे उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स उत्पन्न करना बंद करे। तो इस प्रबंधन को भी हम 3 भागों में बांट करके देख रहे हैं बच्चा। भारत चीन सीमा सुरक्षा प्रबंधन, और हमारा पहला सीमा सुरक्षा प्रबंधन है भौतिक प्रबंधन। भौतिक प्रबंधन में हम क्या किए हैं, हमने किस किस तरह से सेना की तैनाती की, हथियारों की तैनाती की, इस पर हम एक नजर डालते हैं। और ये 2 ही पर भौतिक प्रबंधन पर हम लोग गंभीरता से देखेंगे, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा हथियार अब AK-56-57 ही नहीं, मिसाइल, तोप म्यांमार सीमा के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच युद्ध की संभावना नहीं। भारत नेपाल सीमा पर युद्ध की संभावना नहीं है, भारत भूटान सीमा पर युद्ध की संभावना नहीं है, भारत बांग्लादेश के साथ युद्ध की संभावना नहीं है, भारत श्रीलंका के साथ युद्ध की संभावना नहीं है, भारत मालदीव के साथ युद्ध की संभावना नहीं है। अगर युद्ध की कहीं संभावना बनती है बच्चा, तो भारत पाकिस्तान सीमा पर और भारत चीन सीमा पर। तो जो बड़े बड़े मिसाइल हमारे हैं वो हम कहां तैनात करेंगे, इन्हीं 2 सीमाओं पर तैनात करेंगे, पूरा का पूरा सिस्टम। इसलिए यहां पर हम थोड़े से अपने रक्षा व्यवस्था को, रक्षा प्रणाली को डिटेल में कर रहे हैं। बाकी जगहों पर हम चुनौती के कंटेस्ट में हम अपने प्रबंधन को देखने का प्रयास करेंगे। चैलेंजेस है उसके कंटेस्ट में हम अपने मैनेजमेंट को, बॉर्डर मैनेजमेंट को देखेंगे। क्लियर है? और यहां पर मैं आपको कुछ मिसाइल वगैरह को भी दिखाऊंगा, ताकि मिसाइल का क्या मारक क्षमता है, कितना दूर मारती है, क्या मैकेनिज्म है, ये मैं नहीं बताऊंगा। बस मैं ये दिखाऊंगा कि ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है। बस एक नजर में डालने, क्योंकि डिफेंस को जोड़ के एक सवाल पूछा था, इसलिए मैंने कहा कि हल्का फुल्का नजर आपको जाननी होगी। उसका क्या टेक्निकल पार्ट है ये आपको कहां पढ़ना है। अगर आपको याद होगा तो जीएस में जो साइंस टेक है पेपर 3 में, साइंस टेक में एक टॉपिक है डिफेंस टेक्नोलॉजी, और डिफेंस में ढेर सारे मिसाइल को हम पढ़ते हैं, ढेर सारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको पढ़ते हैं। डीआरडीओ जो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करता है, जैसे अमेरिका में नासा है, हमारे यहां डिफेंस के लिए स्पेशली हम नासा से तुलना नहीं करेंगे डीआरडीओ का। डीआरडीओ एक अलग डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है, और डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको साइंस टेक में पढ़ना है, तो वहां पर उसके बारे में डिटेल जाइएगा। यहां पर बस एक नजर हम डालते हैं कि हमारा क्या रक्षा प्रबंधन है या सुरक्षा प्रबंधन है। चलिए भौतिक प्रबंधन का पहला पार्ट हम देखते हैं। पहला पार्ट है हमारा सीमा पर सुरक्षा बल, सेना की तैनाती, आधुनिक हथियारों की तैनाती तथा सैन्य अभ्यास। 3 पार्ट हमने इसमें कवर किया। सुरक्षा बल, आधुनिक हथियारों की तैनाती तथा सैन्य अभ्यास। हम लोग देख चुके हैं कि 3.5 लाख सैनिकों की तैनाती ऑलरेडी चाइना हमारे सीमा पर कर चुका है। उनसे निपटने के लिए हमें अपनी सैन्य क्षमता बढ़ानी होगी, उतना नहीं कर सकते हैं, फिर भी किए। भारत चीन सीमा पर मुख्य भूमिका आईटीबीपी की है, जिसका कि गठन हमने भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में किया। भारत चीन युद्ध 1962 में होता है, 1963 में हमें मान लगता है कि भारत चीन सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए एक अलग से केंद्रीय सुरक्षा बल का गठन किया जाना चाहिए, और हम लोगों ने आईटीबीपी का गठन किया। राइफल्स तो आजादी के बाद से ही हमें मिला, अंग्रेजी शासनकाल से ही हमें मिला। इस सीमा पर असम राइफल्स की भी तैनाती है, खास करके अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में असम राइफल्स दिखती है। एसएफएफ और आर्मी की भी तैनाती है भारत चीन सीमा पर। इस तरीके से भारत चीन सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी में ये सैनिक लगे हुए। अब हम स्पेशल की बात करें तो ब्रह्मास्त्र कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर, ब्रह्मास्त्र कोर नहीं, माउंटेन स्ट्राइक कोर, इसको ऐसे ऑब्लिक दे दो, माउंटेन स्ट्राइक कोर, ब्रह्मास्त्र कोर या माउंटेन स्ट्राइक कोर। माउंटेन स्ट्राइक कोर को ही ब्रह्मास्त्र कोर कहा जाता है। माउंटेन स्ट्राइक कोर
इसमें 80,000 विशेष प्रशिक्षित सेना है का गठन और भारत चीन सीमा पर इसकी तैनाती का निर्णय लिया गया। ये हमारा विशेष प्रशिक्षित सैन्य बल है जिसको कि हिमालय की पहाड़ियों में युद्ध लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। रिपीट, हिमालय की पहाड़ियों में युद्ध लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग इस सैन्य बल को दी गई है, दी जा रही है, क्योंकि गठन का निर्णय लिया गया और तैनाती शुरू हो गई। ये 80,000 2023 में माउंटेन स्ट्राइक कोर में 10,000 और अतिरिक्त सैनिक को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यानी अब 90,000 सैनिक माउंटेन स्ट्राइक कोर के स्पेशलाइज्ड होंगे। उसके अलावा आईटीबीपी वगैरह के अलावा जो भारत चीन सीमा पर तैनात होंगे मतलब हो रहे हैं धीरे धीरे। लगभग 50,000 इस तरह के सैनिकों की तैनाती की जा चुकी है बच्चा। डन, ये तो हो गया सैनिक। अब छोटे छोटे हथियार हम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखना जरूरी हो जाता है। जुलाई 2016 में लद्दाख क्षेत्र में हम लोगों ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण टैंक और तोप की तैनाती की। इसमें महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान और औरंगजेब नाम से 3 टैंक है जिनको कि 2016 जुलाई में हम लोगों ने चीन सीमा पर तैनात किया, खास करके लद्दाख क्षेत्र में। और जून 2020 में T90 टैंक की तैनाती की। T90 और खतरनाक टैंक है। ये सब हमारे भारतीय सेना में, भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने वाले आधुनिकतम हथियार हैं। कुछ स्वदेशी निर्मित है तो कुछ हम लोग बाहर से खरीदते हैं। अमेरिका से हम बहुत सारे हथियार खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं, आजकल इजराइल से ढेर सारे ड्रोन हम खरीद रहे हैं और सीमा पर तैनात कर रहे हैं। 2016 में ही अमेरिका से हमने M777 हॉवित्जर 145 तोप की खरीद की और इसको भारत चीन सीमा पर तैनात किया, लद्दाख में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी। अभी हाल ही में जनवरी 2024 में ये न्यूज में है एक बहुत ही खतरनाक टैंक, जोरावर टैंक, जो ये स्वदेशी टैंक है और बहुत ही मजबूत टैंक है, बहुत ही विशेषताओं से भरा हुआ है। इनकी विशेषताओं की चर्चा थोड़ी बहुत की गई है, बट ये आपके लिए जरूरी नहीं है। हालांकि जरूरी है आपके लिए, जब आप साइंस टेक पढ़ेंगे, जब आप वहां पर डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो इस डिफेंस टेक्नोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जानना होगा। अभी हाल ही में जनवरी में डीआरडीओ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 टैंक बनाने का ऑर्डर दिया। इसको प्रॉपर एग्जामिन किया जा चुका है, इसका परीक्षण किया जा चुका है। अब तैनाती का निर्णय लिया गया है, तैनाती के लिए टैंक चाहिए और 59 टैंक बनाने का निर्णय ऑर्डर दिया गया है डीआरडीओ को। इसको जोरावर टैंक। अब हम आते हैं मिसाइल स्मॉल सी। आकाश, बराकेट, पृथ्वी, अग्नि, सौर्य, नाग, हेलिना आदि मिसाइलों की तैनाती। मिसाइलों की तैनाती, ये तस्वीर मैंने पाकिस्तान वाले पर भी दिखाई थी, क्योंकि बहुत सारे मिसाइल कहां तैनात किए गए हैं ये क्लियर नहीं है। कुछ क्लियर है और कुछ डार्क में, क्योंकि हमारी सरकार नहीं बताएगी कि हम कहीं पर ढेर सारा तैनात कर रहे हैं। कुछ बता देती है सामने वाले को प्रेशराइज करने के लिए। मिसाइलों की तैनाती, कुछ मिसाइलों की चर्चा हम कर सकते हैं। मार्च 2011 में नॉर्थ ईस्ट में सुखोई विमान की तैनाती की गई। असम में जो झाबुआ और तेजपुर बेस है हमारा, इसी बेस पर सुखोई विमान की तैनाती की गई। सुखोई के बाद आकाश मिसाइल की तैनाती अगस्त 2014 में की गई। और आकाश और पृथ्वी के कई वेरिएंट है बच्चा। अब तो पृथ्वी 5 की चर्चा हो रही है, आकाश के भी कई लेटेस्ट वेरिएंट आ चुके हैं। 2023-24 का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है। लगातार हम बना रहे हैं ताकि हम इनको सीमा पर या सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात कर सकें। ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मोस नाम आपने सुना होगा। अगस्त 2016 में हमने ब्रह्मोस को तैनात किया अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसको हम लोगों ने सुखोई विमान से जोड़ दिया।
यानी सुखोई जो है वो एयरक्राफ्ट है और उसमें ब्रह्मोस मिसाइल को लगा दिया गया, तो ये सुखोई एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस मिसाइल से हमला करेगा। अगस्त 2016 में अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अब क्या है सुपरसोनिक, ये सब चीजें आपके डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, की तैनाती की और 22 नवंबर 2017 को इसको सुखोई से जोड़ा गया और इसको सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। परीक्षण सफल रहा। इसके अलावा अब थोड़ा सा लेटेस्ट आ जाते हैं, तो मार्च 2022 में MRSAM मिसाइल की तैनाती का निर्णय लिया गया है। ये भी एक पूरा का पूरा सिस्टम है और इस तरह की तस्वीरें आप देखते होंगे इजराइल वगैरह में जो आजकल चल रहा है, एक साथ दन एक सिस्टम से लगातार कई मिसाइल उड़ेगा और दुश्मन देश में, दुश्मन के क्षेत्र में जाकर के गिरेगा। हमास इसी तरह से गाजा से मिसाइल से हमला कर रहा है इजराइल पर, और इजराइल का जो डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके पास इसका काट है कि हवा में ही इन मिसाइल को खत्म कर दे रहा है। वही एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं। ऑपरेशन कुश, मैंने बताया था प्रोजेक्ट कुश के बारे में, तैनाती का निर्णय। 2023 में आकाश NG आ गया, आकाश का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। अब इसकी तैनाती का भी निर्णय लिया गया है कि इसको तैनात किया जाएगा। अगस्त 2023 में ही 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने का निर्णय लिया गया। ये प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल बच्चा परीक्षण किया जा चुका है, इसको अप्रूवल मिल चुका है और हमारी सरकार ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने का निर्णय ली, ऑर्डर दे चुकी है, जिसको कि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। अब अंडरस्टूड है भारत चीन सीमा और भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। 2023 में बराक 8 का परीक्षण किया गया। बराक, मैंने वहां फोटो दिखाया था, बराक का 8 वेरिएंट आ गया। 2023 में बराक 8 का परीक्षण किया गया और इसको भी तैनाती का निर्णय लिया गया। अभी तैनात नहीं हुआ लेकिन तैनाती का निर्णय लिया गया। बराक 8 2023 में ही अग्नि 5 का वेरिएंट आ गया। अग्नि 5 के 2 वेरिएंट आ गए हैं बच्चा, अग्नि 5 और अग्नि P, ये सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है। 2023 में अग्नि 5 का परीक्षण किया गया और इसकी भी तैनाती का निर्णय लिया गया, इसको भी तैनात किया जाएगा। का मतलब है कि आप देख रहे हो कि हमारा जो अभी गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो सीमावर्ती क्षेत्र की रक्षा के लिए काफी एग्रेसिव है। रक्षा बजट हम लगातार बढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी भी चाइना के रक्षा बजट से हमारा रक्षा बजट बहुत कम है, बट फिर भी हम सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर हमने क्या क्या किया वो मैंने बताया, दिखाया। लगातार बाड़बंदी हम कर रहे हैं, लेजर बाड़बंदी कर रहे हैं, ड्रोन हमले का काउंटर करने के लिए मैकेनिज्म हमने डेवलप किया है और भारत चीन सीमा पर भी हम लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा की तैयारी और युद्ध लड़ने की तैयारी के लिए अपने को मजबूत कर रहे हैं। डोकलाम विवाद के बाद चाइना ने जब भारत को धमकी दी कि भारत को 1962 का युद्ध नहीं भूलना चाहिए, तो हमारी सरकार ने कहा कि अब 1962 का एरिया नहीं है, नहीं है। आज हम 2017-18 के दौर में हैं। 2017-18 का जो भारत है वो 1962 का भारत नहीं है कि चाइना आया और हरा कर चला गया। तो हम जो कह रहे हैं तो उसका एक काउंटर, उसका एक मजबूत आधार भी तो हमें तैयार करना है, ये लगातार हम कर रहे हैं। 2023 में अग्नि P का परीक्षण किया गया। अग्नि 5, अग्नि P लेटेस्ट वेरिएंट है और इसकी तैनाती का निर्णय लिया गया। इस पर प्रश्न भी पूछा जा चुका है बच्चा मिसाइल पर, ध्यान देना। 2023 में ही QR-SAM मिसाइल की तैनाती का निर्णय लिया गया। QR-SAM, इसको डिटेल कहा जाता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, SAS, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, SSM, SAM लास्ट में जा जाता है, चला जाता है, पीछे हम लोगों ने लिखा है SSM। ये भी 2023 में ही सारे परीक्षण किए गए हैं और तैनाती का निर्णय लिया गया।
अब हम आते हैं, जो मिसाइल से हमले हमारे तरफ होंगे उसका डिफेंस मैकेनिज्म हमारा क्या है। प्रोजेक्ट कुश पीछे भी मैंने दिखाया था। प्रोजेक्ट कुश के तहत इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की तर्ज पर भारत में भी एयर डिफेंस सिस्टम का विकास किया जा रहा है और इसी विकास की प्रक्रिया में S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम की तैनाती की गई है। ये जो आपके सामने मिसाइल सिस्टम दिख रहा है बच्चा, ये मिसाइल सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। दूसरे देश से हमारे ऊपर जब मिसाइल से हमला किया जाएगा तो इसमें से निकलने वाली मिसाइल आसमान में ही उस मिसाइल को टारगेट करेगी और टारगेट करके उस मिसाइल को नष्ट करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कुश के नाम से नामकरण किया गया। सीमा निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक और ड्रोन का प्रयोग किया गया। यहां पर भी बाकी चीजों को छोड़ दिया हूं, दूरबीन, लेजर भी मैंने नहीं यहां डिस्कस किया, ऑलरेडी पाकिस्तान बॉर्डर पे डिस्कस कर चुका हूं, वो चीजें यहां भी है। ड्रोन का प्रयोग हम भारत चीन सीमा की निगरानी के लिए कर रहे हैं। हालांकि हमारा डिस्टेंस बड़ा दूर है, क्योंकि ये 1.5-2-3-4 किलोमीटर की सीमा की निगरानी करेगा। वहां पर तो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है हिमालय का सीमा। ये हर जगह हम भारत चीन सीमा पर यूज नहीं कर रहे, बट जहां जहां जरूरत है ड्रोन को हम यूज कर रहे हैं। वह आजकल ड्रोन से हमले भी हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि कई आतंकी संगठनों के हेड को या ईरान के कुछ अधिकारियों को अमेरिका ने ड्रोन से मार गिराया। इस प्रक्रिया में हमने भी अपने डिफेंस सिस्टम में ड्रोन को शामिल करने का प्रयास किया, अपनी सेना में ड्रोन को शामिल करने का प्रयास किया और 17 अगस्त 2023 को हेरोन मार्क 2 ड्रोन की खरीद का निर्णय लिया, जिसको कि तैनात किया जाएगा। ये सब विश्व के सबसे मजबूत और बहुत पॉपुलर ड्रोन में शामिल है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन की खरीद और तैनाती का निर्णय। ड्रोन के मामले में इजराइल सबसे आगे है, ईरान भी है। आप पढ़ते होंगे ईरान का ड्रोन रूस के लिए लड़ रहा है और उसी ड्रोन का प्रयोग रूस यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। और इजराइल का सिस्टम भी बड़ा तगड़ा है। 8 नवंबर 2023 को हार्मिस 900 स्टार लाइनर ड्रोन की खरीद का निर्णय लिया गया। 8 नवंबर यानी कुछ महीने पहले, 2024 में है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना पहले, आज भी शायद 8 तारीख है। हार्मिस 900 स्टार लाइनर ड्रोन का नाम है की खरीद का निर्णय लिया गया, जिसको सीमा पर तैनात किया जाएगा। ये भी इजरायली ड्रोन है जिसको कि हम लोग खरीदेंगे और सीमा पर तैनात करेंगे। अभी 6 मार्च 2024 को, 6 मार्च 2024 मींस कल, परसों, अमेरिका से एक ड्रोन खरीदने का निर्णय लिया गया। M9B ड्रोन, MQ-9B ड्रोन, ये दुनिया का सबसे घातक ड्रोन माना जाता है बच्चा। और इस ड्रोन को खरीदने के लिए चाइना ने भी अमेरिका से प्रस्ताव किया था और अमेरिका ने चाइना को ड्रोन देने से इनकार कर दिया था। ये भी जानकारी के लिए बता दो। 31 MQ-9B ड्रोन, इसको हम MQ-9B ड्रोन भी कहते हैं। ये दुनिया का एक घातक ड्रोन है। ये छिपकर हमला करता है, इसलिए इसको शिकारी ड्रोन या शिकारी नाशक भी कहते हैं। शिकारी नाशक कहा जाता है। शिकारियों की तरह छिपकर हमला करता है, अचानक प्रकट होगा, अटैक करेगा। अभी 6 मार्च को 2024 को, 2 दिन पहले, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने अमेरिका से इस ड्रोन को भी खरीदने का निर्णय लिया, जिसको कि तैनात किया जाएगा। इस तरह से हम अपने सीमा सुरक्षा को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं, भौतिक प्रबंधन के रूप में। अब आइए, हमारा जो एविएशन है, एविएशन मतलब जो उड्डयन, हवाई, 2024 में स्मॉल ई, ABCDE पे आ गए हम। 2024 में न्यू आर्मी एविएशन ब्रिगेड के गठन या तैनाती का निर्णय लिया गया और इसको सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक हेलीकॉप्टर की तैनाती इसके तहत की जा रही है लगातार। और इस संदर्भ में भी कई हेलीकॉप्टर, लड़ाकू खरीदे जा रहे हैं और तैनात किए जा रहे हैं। 2024 में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती का निर्णय लिया गया, तैनाती की गई।
6 अपाचे हेलीकॉप्टर, ये सब युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर हैं और ये एक तरह से युद्ध की तैयारी है। एक तरह से चाइना को प्रेशराइज करना है कि चाइना हमला करोगे तो तुम खाली खाली नहीं आ जाओगे और चले जाओगे, तुम्हें भी काफी कुछ नुकसान उठाना होगा। 1962 का भारत नहीं है। 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती। इसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा चुकी है ऑलरेडी। चिनूक हेलीकॉप्टर बहुत सारे छोटे छोटे तोप वगैरह को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकता है। इसकी प्रासंगिकता सबसे ज्यादा हिमालयी क्षेत्रों में है। हम आसानी से इसके माध्यम से तोप को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। और इसमें ये जो दिख रहा है, इसके अंदर भी बहुत सारी गाड़ियां रखी जा सकती है बच्चा। ये जो है, इसमें बहुत सारी गाड़ियां और इसमें बहुत सारे सैनिक बैठ कर जा सकते हैं। पूरा का पूरा एक सिस्टम को लेकर सैनिक, हथियार, तोप सबको टांग टूंग करके एक जगह गिराएगा और वहां से फिर युद्ध में ये लोग काम करना शुरू करेंगे। इसको चिनूक हेलीकॉप्टर। 2024 में सुपर राफाल की तैनाती का निर्णय लिया गया। 2024 में सुपर राफाल, देखने से ही लग रहा है आपको तस्वीर में, सुपर राफाल की तैनाती का निर्णय लिया गया। ये सब भौतिक प्रबंधन का पार्ट है और मुझे लगता है इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, सारे याद नहीं रख पाओगे आप, बट एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी बच्चा। हमेशा से जब किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छा से जानते हो, मैं कहूं अगर कि आप अपने गांव पर एक लेख लिखो और मैं कहूं कि आप हमारे गांव पर लेख लिखो, तो निश्चित तौर पर आपको हमारे गांव पर लेख लिखने के लिए हमारे गांव को विजिट करना होगा, हमारे गांव को जानना होगा, समझना होगा। और कितना भी समझने का प्रयास करोगे ज्ञान कम रहेगा। और आप अपने गांव पर लेख लिखो। जब आप अपने गांव पर निबंध लिखोगे तो आपको अपने गांव के बारे में बृहद जानकारी है। आप अपने परिवार पर निबंध लिखो, बृहद जानकारी है। सब बातें नहीं लिखनी है, बट इतनी जानकारी है कि उसमें से अच्छी चीजों को निकाल लोगे। एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है तो आप बेहतर राइटिंग कर पाओगे। तो सारे हथियारों की चर्चा नहीं करनी है, बट कॉमा, सेमीकोलन, कॉमा जहां जरूरत है। हमारे पास एक बेस है, नॉलेज है। और हमेशा बच्चा तैयारी टॉप करने के लिए करो। एक अच्छा छात्र यूपीएससी पास करने के लिए तैयारी नहीं करना चाहिए, नहीं करता है। वो टॉप 100 में आने के लिए तैयारी करता है। जब टॉप 100 में आने की तैयारी करोगे और क्लिक कर गया तो बहुत और अच्छा रैंक पालोगे। क्लिक नहीं किया तो सिलेक्शन तय है। इसलिए किसी भी सेगमेंट को पढ़ो तो बेस्ट पढ़ो, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, उससे कोई और बेस्ट नहीं हो सकता। हम क्यों कमजोर पढ़े पहले से ही? हर पक्ष को हम जितना बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं समझने का प्रयास करें। मतलब ये मेरी सोच है, मेरा थॉट है, मेरा अप्रोच है। सलाह में भी मैं अपने इसी अप्रोच को सामने वाले को बताता हूं, पढ़ाने में भी कोशिश करता हूं किसी अप्रोच को मैं लेकर के चलो। मैं 15 मिनट क्लास को आज लेट किया, कारण था कि ढेर सारे करंट को मैं छांट रहा था, निकाल रहा था। तो आपसे कहीं ज्यादा मुझे पढ़ना पड़ता है। कम पढ़ के भी पढ़ा सकता हूं। तो मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैं ईमानदार रहूं, आपका जो प्रोफेशन है उसमें आप ईमानदार रहो। यूपीएससी बेशक ईमानदार रहेगी बच्चा, रिजल्ट देगी। अब हम लोगों ने हथियार, सैनिक, ड्रोन, तोप, मिसाइल सब कुछ तैनात कर दिया। ये भौतिक प्रबंधन का पार्ट है। अब भौतिक प्रबंधन में सैन्य अभ्यास भी एक पार्ट है। हम लोगों ने हेडिंग डाला था, सैनिकों की तैनाती, आधुनिकतम हथियारों की तैनाती। तो हथियारों में हमने मिसाइल, तोप, टैंक, हेलीकॉप्टर, ड्रोन सबके बारे में देख लिया। हमने हेडिंग डाला था सैन्य अभ्यास, मेन हेडिंग में 1 नंबर में ये सैन्य अभ्यास। हम भारत चीन सीमा पर भी, भारत पाकिस्तान सीमा की तरह लगातार सैन्य अभ्यास करते रहे। हमने पहले भी किया है, पर 2019 से हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। हमेशा याद रखो, भारत चीन सीमा के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं वो 1954 के बाद संबंध हमारे काफी मजबूत रहे, पंचशील सिद्धांत के बाद। लेकिन 62 में खराब हुआ तो पूरा खराब रहा। 80 के दशक से अच्छा होना शुरू हुआ।
फिर धीरे धीरे 90 के दशक में थोड़ा सा और कटुता आई 1998 के आसपास, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया बच्चा। बट फिर से धीरे धीरे हम सामान्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लद्दाख में हमने हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास का नाम दिया, जो दिसंबर 2019 में किया गया। दिसंबर 2022 में भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड में हमने अमेरिका के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया। भारतीय सैनिक और अमेरिका के सैनिक आए और दोनों ने मिलकर ज्वाइंटली सैन्य अभ्यास किया। भारत और अमेरिका के सैनिक भारत चीन सीमा पर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, बड़ा क्लियर है, एक प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। बट ये भौतिक प्रबंधन इसलिए है कि हम वहां उपस्थित हैं, इसलिए हम इसको यहां रख दिए। जनवरी 2023 में हम आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम में भारत चीन सीमा पर हमने एक वायुसेना का युद्धाभ्यास किया। हमारे ढेर सारे लड़ाकू विमान यहां पहुंचे, लड़ाकू हेलीकॉप्टर यहां पहुंचे और हम लोगों ने एक छद्म युद्ध अभ्यास किया। चीन ने आपत्ति व्यक्त की कि इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, बट चीन भी करता है। इस तरह की चीजें जब हम करते हैं तो चीन आपत्ति व्यक्त करता है। इस तरह की चीजों को करने से सीमा पर तनाव उत्पन्न होगा। बट हमने किया, हमने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया कि हम भी कम नहीं है। जनवरी 2024 में अभी जस्ट भारत चीन सीमा पर फिर से भारत ने एक सैन्य अभ्यास किया। इसमें हमारे थल सेना और वायुसेना दोनों भाग लिए। ये है बच्चा सैन्य अभ्यास। और एक सैन्य अभ्यास जिसकी चर्चा हम आगे डिटेल करेंगे, मालाबार सीरीज हम कहते हैं। मालाबार अभ्यास सीरीज का मतलब होता है बच्चा समुद्र में नौ सैन्य अभ्यास। ये भारत की अभ्यास की एक श्रृंखला है जो 1992 से शुरू हुई थी, इधर तेज हुई है और इसमें आज 4 देश शामिल हो चुके हैं। क्वेड आपने नाम सुना होगा, आगे मैं चर्चा करूंगा। आप सुने होंगे, मेरे ख्याल से आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आपका आईआर कंप्लीट हो चुका है। जहां तक मेरी जानकारी है आईआर आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो बहुत सारे बच्चों का रिपीट हो रहा होगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। बट मेरा संदर्भ सिक्योरिटी है। हालांकि जितनी भी बातें बताई आपने आईआर में पढ़ा होगा, समझा होगा, ये सब आईआर का पार्ट है। बस आईआर में इंटरनेशनल रिलेशन में हम डिफेंस वाले पहलू पर फोकस्ड है, हम सिक्योरिटी वाले पहलू पर फोकस्ड है। ये मालाबार अभ्यास श्रृंखला जो है ये लगातार चल रही, हर साल चलती है और इसमें भारत के नौसैनिक बेड़ा, अमेरिका के नौसैनिक बेड़ा, जापान के नौसैनिक बेड़ा और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक बेड़ा, ये चारों मिलकर युद्धाभ्यास करते हैं। और जब चारों मिलते हैं तो आप समझ सकते हो कि ये हिंद महासागर में चीन को काउंटर कर रहे हैं, हिंद महासागर में चीन के दबदबा को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं। इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। बट ये भी कहीं ना कहीं सैन्य अभ्यास जो है वो चीन को प्रेशराइज करता है हिंद महासागर में, ताकि चीन भारत चीन सीमा पर अपने सिक्योरिटी थ्रेट्स को कम करे। कहीं ना कहीं ये भी एक प्रबंधन का पार्ट है। हालांकि हम समुद्री सीमा प्रबंधन में इसका डिटेल चर्चा करेंगे। ये तो हो गया बच्चा पहला पार्ट हमारा क्या था, नंबर 1 भारत चीन सीमा प्रबंधन का नंबर 1 था सैनिकों की तैनाती, आधुनिकतम हथियारों की तैनाती और सैन्य अभ्यास। नंबर 2 है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमने पहले भी बताया कि चाइना अपनी तरफ से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। हमने आपको दिखाया कि कैसे काराकोरम रेंज में वो हवाई पट्टी लगातार बना रहा है। 16 हवाई पट्टी नया बनाने का निर्णय दिया, 15 का नवीकरण किया और हम मुश्किल से 2-3 हवाई पट्टी तक सिमटे हुए। इसके अलावा वो हाईवे का निर्माण कर रहा है। इस तरीके से अक्साई चीन से होते हुए हाईवे नेपाल के उत्तर लहासा तक पहुंच रही है और लहासा से कैसे अरुणाचल प्रदेश तक एक हाईवे बना रहा है, मैंने आपको दिखाया था। और फिर उसी हाईवे से निकल करके सबको बीआरआई का पार्ट बता रहा है, उसी हाईवे से निकल करके वो सिक्किम में जहां डोकलाम विवाद हुआ था वहां तक एक सड़क लेकर के वो आ रहा है। और फिर उसी हाईवे से अरुणाचल प्रदेश के कोने से मिला दे रहा है और म्यांमार में वो एक प्रोजेक्ट लेकर के चल रहा है। इधर पाकिस्तान में वो
सीपेक के तहत हाईवे ऑलरेडी बना चुका है, बना रहा है। अब युद्ध होगा तो हमारे सैनिकों को बैकअप कैसे पहुंचेगा अगर हमारी तरफ सड़क ही नहीं हो। संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि युद्ध की स्थिति में हमारी तरफ से भी इमीडिएट बैकअप पहुंचाई जा सके। इसके लिए भारत ने भी काउंटर करने का प्रयास किया और भारत ने भी अपने क्षेत्र में आधारभूत अवसंरचना का विकास किया और लगातार कर रहा है। नई सरकार जो हमारी है, इसके आने के बाद, हालांकि इसके आने के बाद चीन के साथ तनाव बढ़ा है, तो इसके आने के बाद सुरक्षा प्रबंधन के कामों में भी तेजी आई है। 180 सुरक्षा चौकी भारत चीन सीमा पर, ये रिपोर्ट जो है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है। 180 सुरक्षा चौकी, बीपीओ का विकास किया गया है। 804.9 किलोमीटर की 27 सड़कों का निर्माण किया गया है। हालांकि पहाड़ी इलाकों पर उतना सड़क बनाना बड़ा कठिन है, छोटे 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 एकदम, और उसको फिर सड़क से जोड़ा जा रहा ताकि बैकअप कैसे पहुंचाया जा। ये सड़क निर्माण की बात है बच्चा। हमारी भारत की भारतमाला परियोजना और सागरमाला परियोजना एक बहुत महत्वाकांक्षी दोनों सड़क परियोजना है, जिसकी परिकल्पना हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। उसी भारतमाला परियोजना के तहत हम 5300 किलोमीटर की सड़क परियोजना को मंजूरी हमारी सरकार ने दी है, जिसको बनाने की दिशा में काम शुरू है। बहुत बड़ी परियोजना है, 5300 किलोमीटर बहुत होता है। और ये पूरे गुजरात, राजस्थान, इस तरह से घेराबंदी करते हुए स्थलीय सीमा को ये चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ये मैप में आपको दिखाया जा रहा है, ये है भारतमाला परियोजना। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पूरे के पूरे सभी राज्यों को ये जोड़ेगा सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ। इसके अलावा कुछ स्पेशल और परियोजना की हम बात करें तो 2016 में लद्दाख के न्योमा में एयरबेस का निर्माण किया गया। अरे दौलत वो ओल्डी में था, और एक और मैंने यहां नहीं लिखा, पाकिस्तान वहां पर पीछे मैंने दिखाया था, एक और एयरबेस हमने हाल ही में 2024 में बनाने का निर्णय लिया, काम शुरू किया। तो अब हमारे पास 3 एयरबेस हो जाएंगे। इसके अलावा ढेर सारी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 2016 में हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश देख रहे हो मैप में, शिमला, हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, असम होते हुए, अरुणाचल प्रदेश तक चले जाना। एक रेल लाइन का प्रस्ताव हमने मंजूर किया है हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक, और रेल निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है बच्चा। कहीं कहीं पर ये ऑलरेडी बनी हुई रेल लाइन से मिल जाएगी ताकि कॉस्ट कट किया जा सके, बट हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश तक पहाड़ों के इलाके में रेल लाइन बनाना बड़ा कठिन काम है, बट एक प्रोजेक्ट हम भी शुरू किए हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवे बना रहे हैं, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये सब लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। ये पोरबंदर गुजरात से चलेगा, देखते जाओ, ये राजस्थान गुजरात होते हुए दिख रहा है, और ये सीधे चला जाएगा ये यहां पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हाईवे। अब हम अरुणाचल प्रदेश को फोकस करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में एक स्पेशल अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। ये एकदम बॉर्डर से सटा हुआ चलेगा, आपके सामने स्क्रीन पर है, ये बॉर्डर से अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश से है, भूटान से है, जहां भूटान से अरुणाचल प्रदेश मिलता है, और ये बॉर्डर चलेगा। आप समझ सकते हो कि हम भी अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में और संरचना विकास के काम में लग चुके हैं। ये म्यांमार के पास, जहां पर हमारी अरुणाचल प्रदेश की सीमा खत्म होती है, यहां तक जाए, विजयनगर तक, मागो से शुरू होगा और विजयनगर तक जाएगा। भूटान के पास मागो जगह है जहां अरुणाचल प्रदेश मिलता है, वहां से शुरू होगा और म्यांमार के पास विजयनगर तक जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है 2027 तक पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा टारगेट किया गया है। ये 200 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे है। ये फ्रंटियर हाईवे बच्चा एकदम बॉर्डर चलेगा। एक और हाईवे बीचों बीच बनाया जा रहा है, लगातार देखो अरुणाचल प्रदेश को सड़क जाल से बांधा जा रहा, ट्रांस अरुणाचल हाईवे, दिस वन ट्रांस अरुणाचल हाईवे।
दिख रहा है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे का निर्माण, ये भी प्रोजेक्ट शुरू है और इसको भी हम लोगों का टारगेट है कि 2030 तक इसको पूरा किया जाए। ट्रांस अरुणाचल हाईवे, अप्रैल 2023 में एक नया प्रोजेक्ट हम लेकर के आए हैं हमारी सरकार, इसको वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेजेस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइना भी अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में गांव बसाने का काम कर रहा, उसी तर्ज पर 2023 में हम भी इस प्रोजेक्ट को लेकर के काम करना शुरू कर दिए और इस प्रोग्राम के तहत भारत चीन सीमा पर 2967 गांवों को बसाने का लक्ष्य रखा गया है। 967 गांवों के बसाने और विकास का लक्ष्य रखा गया है। विकास होगा तो कम से कम भारत के प्रति नेशनलिज्म का भाव उनके अंदर होगा, जो ऑलरेडी गांव है, और कुछ नए गांव भी बसाए जाएंगे। ये एक और प्रोजेक्ट है। इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने भौतिक प्रबंधन का काम किया भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में। भौतिक प्रबंधन में हम लोगों का लगभग हो गया। अब आते हैं कूटनीतिक प्रबंधन। कूटनीतिक स्तर पर जो प्रबंधन है उसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, पहले भी बांटा है। एक पार्ट हम लोग करेंगे भारत का चीन के साथ बातचीत और समझौता, और दूसरा पार्ट करेंगे चीन पर परोक्ष दबाव। अन्य देशों, अमेरिका के साथ संबंध को अच्छा करके चीन पर परोक्ष दबाव बनाने का प्रयास, ये सब अन्य कूटनीतिक प्रबंधन में आ जाएगा। तो कूटनीतिक प्रबंधन में दो पार्ट करेंगे, स्मॉल ए सीधी बातचीत और समझौता, और स्मॉल बी अन्य कूटनीतिक प्रयास। क्लियर है? चलिए आइए हम भारत चीन के साथ सीधी बातचीत की बात करें तो मैंने पहले कहा कि सबसे पहला बातचीत और समझौता हमारा होता है 1954 में, पंचशील का सिद्धांत, इसको पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। और यही समझौता भारत चीनी भाई भाई का नारा दिलवा देता है। और इस पंचशील में 5 सिद्धांतों पर हमारी दोनों देश सहमत होती है, दोनों देश के नेता सहमत होते हैं। 5 सिद्धांत क्या है? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना। दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और प्रभुता का सम्मान करेंगे। दोनों देश चाहेंगे कि अखंडता दोनों देश की बनी रहे। चाइना ने नहीं किया। चाइना ने तो हमारे ऊपर युद्ध छेड़ दिया। चाइना ने तो पाकिस्तान में हमारे ही इलाके को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना चाइना लगातार कर रहा है, युद्ध भी करा और लगातार घुसपैठ कर रहा है। एक दूसरे की आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चाइना हस्तक्षेप कर रहा, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना चाइना नहीं करता है। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना चाइना नहीं करता। पंचशील का समझौता को चाइना ने 1962 में ही एक प्रकार से तोड़ दिया और 62 के बाद भारत चीन संबंधों में कटुता आती चली गई बच्चा। और ये कटुता लगभग 25 वर्षों तक चली। 25 वर्षों तक चली। हमारे भारत के एक भी प्रधानमंत्री, कटुता इतनी थी कि उन्होंने चीन यात्रा नहीं की। इंदिरा गांधी, एक भी चीन यात्रा इंदिरा गांधी की भारत के साथ नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री की एक भी चीन यात्रा भारत के साथ नहीं है। नेहरू जी की एक यात्रा है, क्योंकि पहले थे। दो बार मनमोहन सिंह ने चीन की यात्रा की, एक बार राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, 9 बार नरेंद्र मोदी जी ने चीन की यात्रा की। तो बताने में कहीं कोई परहेज नहीं है कि हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के साथ अच्छा संबंध बनाने का पूरा प्रयास किया। ये बात अलग है कि चीन इस पर खरा नहीं उतरा। हमारी तरफ से प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं रखी गई। तो बातचीत और समझौता की कड़ी शुरू होती है 54 से, 62 में खत्म होती है, 25 वर्षों तक खत्म रहती है। और फिर 88 से फिर से चीजों को ठीक करने का प्रयास किया जाता है, जब भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी चीन यात्रा होती है और कुछ मुद्दों पर समझौता होता है। पहला,
सीमा विवाद समाधान हेतु संयुक्त कार्यदल का निर्माण। सीमा विवाद की समस्या को दूर करने के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया जाएगा और फिर धीरे धीरे इस चीज को ठीक किया जाएगा। सीबीएम द्वारा विश्वास बहाली पर बल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाए जाएंगे ताकि दोनों देशों का सीमा पर भरोसा बने। सैन्य बल में कमी लाना भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। सैन्य बल में कमी लाई जाएगी। अनावश्यक सेना पर खर्च करने से क्या फायदा, विकास पर काम किया जाए। दोनों बाउंड्री के दोनों देश के जो कमांडर होंगे सेना के, वो नियमित बैठक करेंगे, क्योंकि बातचीत करते रहने से संबंध ठीक होता है। और अगर दोनों देश की सेना सैन्य अभ्यास करेगी तो एक दूसरे को सूचना देगी। अब 4 कंडीशन है बच्चा, जरा समझ लो। देश है, ये बाउंड्री है, या अगर हम थोड़ा सा लिख के दिशा दिखाएं तो मान लो कि ये चीन है या कोई भी देश है और एक अलग देश है। ये दोनों देश पर हमारे सैनिक खड़े हैं। एक कंडीशन है कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। दूसरे देश वाले ने सैन्य अभ्यास करना शुरू किया तो हमारे क्षेत्र में खड़े हुए सैनिकों पे तनाव बढ़ जाएगा। अचानक क्या हो गया, हमारे यहां के अगर सैनिक सैन्य अभ्यास करने लगे तो दूसरे क्षेत्र के सैनिकों में तनाव बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया अचानक। तो जब दोनों देश संधि करते हैं तो एक स्टेप होता है, पहला स्टेप कि भैया अगर कोई सैन्य अभ्यास करो तो पहले बता दो। पहले बता दोगे तो तनाव नहीं होगा। ये भारत भाई, हम सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं, हम युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं, कल से हमारा युद्ध अभ्यास शुरू होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। या हे चीन, हम युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं, चिंता करने की जरूरत। ये एक फर्स्ट स्टेप है। 1988 में इसी पर संधि हुई कि भाई अगर सैन्य अभ्यास करो तो सूचना दे। अगर मान लो और निकटता बढ़ जाती है दोनों देशों के बीच, अगर कंट्री ए और कंट्री बी के बीच निकटता अगर बढ़ जाती है, वैसे कंडीशन में हम तय करते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। सैनिकों का अभ्यास ही करना है ना यार, प्रैक्टिस करना है, तो क्यों ना दोनों देश की सेनाएं मिलकर के प्रैक्टिस करें। अब बताओ, संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा, बिना सूचना के अभ्यास होगा सैन्य, तो तनाव बढ़ेगा। अगर सूचना दे देंगे तो तनाव कम। लेकिन अगर दोनों देश की सेनाएं, लेकिन एक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। अगर दोनों देश की सेनाएं संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास करने लगे, तीसरा कंडीशन, तो फिर युद्ध अभ्यास से तनाव नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से खेल हो जाएगा। दोनों देश की सेना मिलकर के युद्ध अभ्यास करती है। और चौथा कंडीशन सबसे आइडियल कंडीशन है। दोनों देश की सेनाओं का काम क्या है, सीमा की सुरक्षा करना। अगर दोनों देश के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं तो क्यों ना जो सीमावर्ती चौकी है, चौकी में दोनों देश के सैनिक मिलकर के सीमा की सुरक्षा करें। एक ऐसा आइडिया है। ए देश के सैनिक सीमा प्रहरी, बी देश के सीमा प्रहरी मिलकर यहां पर चौकी बना लिए हैं और मिलकर के ताश खेल रहे हैं और नजर रखे हुए हैं कोई तस्कर, कोई घुसपैठिया, कोई हथियारों की तस्करी करने वाला प्रवेश न करे। अब यहां पर दोनों देशों के बीच तनाव नहीं होगा। भारत नेपाल के साथ हमारा ऐसा ही व्यवस्था है। लेकिन भारत पाकिस्तान के साथ सूचना देने वाली कहानी भी नहीं है। तो पाकिस्तान के यहां जब सैन्य अभ्यास होता है तो हमारा तनाव बढ़ जाता है, हमारे यहां सैन्य अभ्यास होता है तो उनका तनाव बढ़ जाता है। 88 में हमने तय किया चीन के साथ कि आप सैन्य अभ्यास करो तो हमें सूचना दे दो। लेकिन बाकी देशों के साथ जो हमने समझौता किया उसमें हुआ कि सैन्य अभ्यास ज्वाइंटली क्यों न कर लिया जाए। और भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश पे तो ज्वाइंटली बीपीओ बना हुआ है। भारत नेपाल के पुलिस ताश खेलते हैं और सीमा की रक्षा करते हैं। ये उन्हीं देशों के साथ संभव है जहां देशों के बीच संबंध बड़े अच्छे हों। 88 में एक प्रयास किया गया, 88 के बाद फिर एक अगला प्रयास 2013 में दिखाई देता है बच्चा, क्योंकि 90 में हमारे संबंध फिर से खराब हो गए। भारत ने, मैंने पहले ही बताया, भारत ने परमाणु परीक्षण किया, चीन को बुरा लगा, क्योंकि परमाणु शक्ति चीन अकेले बना रहना चाहता था। ईरान ने किया था तो पाकिस्तान, अमेरिका को बुरा लगा था, आपने पढ़ा होगा।
दबाव बनाया गया भारत को कि ऐसा भारत न करे, हस्ताक्षर करे। चीन के साथ हमारे संबंध में कटुता आ गई, बट फिर से हमने उसको ठीक करने का प्रयास किया। और 2013 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो ये भी चीन का दौरा करते हैं और चीन का दौरा करके एक समझौता पे हस्ताक्षर करते हैं, इसको BDCA, बॉर्डर डिफेंस ऑपरेशन एग्रीमेंट। बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट थोड़ा और नजदीकियां बढ़ती है। देखो क्या है, पहला तय किया गया कि सैन्य क्षमता का एक दूसरे पर प्रयोग नहीं किया जाए। यही समझौता है जिसके कारण लोग गोली नहीं चलाते हैं। मैंने बताया था ना, डंडा से एक दूसरे को मारते हैं भारत के सैनिक और चीन के सैनिक। डंडा में पूरा लगा लगा करके कांटेला तार मारते हैं, लेकिन हथियारों का प्रयोग नहीं। हथियारों के प्रयोग से युद्ध की स्थिति आ सकती है, इसलिए रोक दिया गया है। समझौता है हमारा 2013 का कि दोनों में से कोई भी देश सैन्य क्षमता का एक दूसरे पर प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, LAC पर तनाव और सैनिकों के बीच झड़प को टाला जाएगा। तीसरा, सूचनाओं का आदान प्रदान और संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। यहां पर हम थोड़ा और नजदीक आए, दोनों देश के सैनिक मिलकर संयुक्त अभ्यास करेंगे। हमने किया भी है कई सैनिक अभ्यास, संयुक्त अभ्यास चाइना के साथ। और कोई भी सूचना एक दूसरे देश की है तो हम आदान प्रदान करेंगे। जो रक्षा संबंधी सूचनाएं, दोनों देश मिलकर तस्करी पर नियंत्रण करेंगे और फ्लैग मीटिंग जारी रखेंगे। यानी जब भी किसी तरह की बात होगी तो दोनों देश की सेना इमीडिएट मीटिंग कॉल करके एक जगह बैठेगी, चाय पानी पिएगी और मीटिंग करेगी। इससे क्या होगा कि बॉर्डर पे एक तनाव का माहौल कम होगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता था 2013 में। रक्षा समझौता एक तरह से कहो या सीमावर्ती क्षेत्रों के तनाव को कम करने की दिशा में एक प्रयास। फिर बारी आती है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मई 2014 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। और मैंने अभी बताया कि 5 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और 4 बार मुख्यमंत्री बने रहने के बाद ये 9 बार चीन की यात्रा। सबसे पहले तो सितंबर में 2014 में शी जिनपिंग हमारे भारत आते हैं। अहमदाबाद, गुजरात जाते हैं। दोनों लोग झूला झूलते हैं, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी झूला झूलते हुए बातचीत करते हैं। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है और दुनिया को लगता है कि अब भारत और चीन के बीच संबंध अच्छा होगा। झूला झूलते हुए तय किया जाता है कि भारत चीन सीमा विवाद को आपसी वार्ता से सुलझाया जाएगा और सीमा पर तनाव कम किया जाएगा। बट आश्चर्य कि जब ये वार्ता कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम चुमार सेक्टर में चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे होते हैं। जब ये वार्ता कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम चुमार सेक्टर में चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे होते हैं। और सितंबर में शी जिनपिंग वार्ता से खत्म करते हैं और यहां से सीधे श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका के साथ एक समझौता करते हैं। देन मालदीव जाते हैं, मालदीव के साथ समझौता करते हैं। आप समझ में आ रहा मेरी बात? और वहां पर अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो झूला झूलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने पूरा प्रयास किया। चुमार में उनका प्रवेश होता है, फ्लैग मीटिंग होती है और 30 सितंबर तक चीनी सैनिकों की वापसी होती है। पीछे भी हमने चर्चा किया। फिर मई 2015 को हमारे भारतीय प्रधानमंत्री चीन जाते हैं और चीन जाने के बाद कुछ मुद्दों पर संधि होती है। दोनों सेना के बीच वार्षिक वार्ता प्रारंभ होगी जो बीच में बंद हो गई थी, और सीमा के कमांडरों के बीच नियमित वार्ता होगी और सैन्य हॉटलाइन को प्रारंभ किया जाएगा। हॉटलाइन का मतलब होता है कि दोनों इमीडिएट बातचीत कर लें। बातचीत करेंगे तो तनाव को कम किया जा सकता है। फिर अप्रैल 2018 को हमारे भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा होती है। शी जिनपिंग से मुलाकात होती है और भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी का जो पंचशील सिद्धांत है उसका एक लेटेस्ट वर्जन लॉन्च करते हैं। ये 5 पॉइंट एजेंडा होता है जिस पर चीन सहमति व्यक्त करता है और माना जाता है कि भारत चीन संबंधों को ठीक करने की दिशा में एक प्रयास है। क्योंकि जब संबंध ठीक हो जाएंगे तो आप देख रहे हो कि भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में किस तरह की सुरक्षा चुनौतियां, वो चुनौतियां अपने आप खत्म हो जाएगी। सैन्य घुसपैठ खत्म हो जाएगा, झड़प खत्म हो जाएगा, हथियारों की जो वहां पर जाकीरा खड़ा किया जा रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। पंचशील का अपग्रेडेड वर्जन क्या लॉन्च किया जाता है? समान दृष्टिकोण, बेहतर संवाद, दोनों का नजरिया एक जैसा हो, टकराव की संभावना कम रहेगी, लगातार बातचीत होती रहे, टकराव की संभावना कम होगी,
रिश्तों में मजबूती लाई जाए। टकराव की संभावना कम होगी, अपने विचारों को एक दूसरे को शेयर किया जाए, साझा किया जाए और समाधान भी मिलकर किया जाए। 11 अक्टूबर 2019 को फिर से शी जिनपिंग भारत में आते हैं और आने के बाद फिर से भारत के साथ कुछ मुद्दों पर सहमति बनती है। आतंकवाद का मिलकर मुकाबला, क्योंकि इस समय तक टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आतंकवाद का मिलकर मुकाबला, हालांकि कई जगहों पर चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, बट यहां पर एक हम लोग तय करते हैं कि आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करेंगे, सीमा विवाद में विश्वास बहाली करेंगे और आरसीईपी तथा व्यापार घाटा से संबंधित कुछ मुद्दों पर सहमति बनाई गई। ये आर्थिक मुद्दा है। जब आप आईआर पढ़ोगे तब आर्थिक संदर्भों में चर्चा करोगे। हमारा यहां आर्थिक संदर्भ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा रक्षा सुरक्षा इंपॉर्टेंट है भारत चीन संबंधों के संदर्भ में। इस तरीके से कूटनीतिक प्रयास के साथ हमने चीन के साथ लगातार बातचीत करके अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास किया, संधियां करके संबंधों को ठीक करने का प्रयास किया ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों की चुनौतियों को कम किया जा सके। इसके अलावा हमने कुछ अन्य कूटनीतिक प्रयास भी किए बच्चा। और अन्य कूटनीतिक प्रयासों में हमारा सबसे प्रमुख प्रयास है अमेरिका के साथ हमारी निकटता में वृद्धि, क्योंकि चीन का अकेले काउंटर में कठिनाई अगर लगती है, लेकिन अगर अमेरिका साथ में है तो हम मजबूत काउंटर करेंगे, क्योंकि इस समय विश्व का सिनेरियो बदल चुका है। आप देख चुके हो, शुरुआती दिनों में आजादी के बाद हम रूस के साथ थे और रूस के साथ थे, रूस भी कम्युनिस्ट कंट्री था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड कंट्री था। सोवियत संघ और चाइना भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड कंट्री था। इसलिए हमने अपनी संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद को केंद्र में रखा। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं नेहरू पर इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रभाव था, समाजवाद का प्रभाव था। इसलिए जब आप सोशलिज्म को पढ़ते हो तो नेहरू सोशलिज्म इज अ टाइप ऑफ सोशलिज्म चर्चा की जाती है। यूरो सोशलिज्म, नेहरू सोशलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म इज कॉल्ड साइंटिफिक सोशलिज्म। नेहरू जी ने जो सोशलिज्म को केंद्र में रखा, मिश्रित मॉडल को अपनाया, लेकिन इंडियन सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन में मैंने पढ़ाया कि नेहरू जी समाजवाद की तरफ झुके हुए थे। ये कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का प्रभाव था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रभाव था, और इसने कहीं ना कहीं रूस और चीन के साथ हमारी निकटता को बनाए रखा। शीत युद्ध में हमने अपने को गुटनिरपेक्ष बनाए रखने का प्रयास किया, बट अगर कहा जाए कि निकटता हमारी किसके साथ रही तो रूस के साथ रही। और 1957 में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सैन्य समझौता किया, मैंने बता दिया है, और पाकिस्तान उसी समय अमेरिका की गोद में बैठ करके हमारे खिलाफ बोलना शुरू किया, जारी रखा। ठीक है, जारी रखा। लेकिन आज सिनेरियो बदल चुका है, चीन के साथ हमारे संबंधों में कटुता है, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब है, कहीं ना कहीं रूस के साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं है, पहले जैसी प्रगाढ़ता रूस के साथ संबंधों में नहीं है, और कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ हमारी निकटता में वृद्धि हुई है। हिंद महासागर में चाइना, दक्षिण चीन सागर में ऑलरेडी चाइना दबदबा बना चुका है, हिंद महासागर में चाइना दबदबा बनाने का प्रयास कर रहा, हमें घेरने का प्रयास कर रहा। और ऐसे में चाइना के अगेंस्ट में रूस कभी नहीं आएगा, क्योंकि रूस और चीन के संबंध काफी प्रगाढ़ हैं। आपने देखा होगा यूक्रेन युद्ध में चाइना खुले तौर पर रूस के साथ खड़ा रहा, भारत रूस के साथ खुले तौर पर खड़ा नहीं हुआ, लेकिन भारत अमेरिका के साथ भी खुले तौर पर खड़ा नहीं हुआ। इस बात को अमेरिका को मलाल है इस बात का। यूक्रेन पॉलिसी में भारत अमेरिका के साथ नहीं रहा, भारत यूरोपीय देशों के साथ नहीं रहा, और भारत ने रूस से जमकर खरीदारी की, तेल का आयात किया। आप करेंट अगर पढ़ते हो, एक समझ रखते हो, आप तो आईआर पढ़ चुके हो बच्चा। सिनेरियो बदल गए और अमेरिका के साथ हमारे संबंध पहले से अब धीरे धीरे बहुत बढ़ गए हैं। अमेरिका की गोद से पाकिस्तान उतर चुका है, अब चीन की गोद में बैठ चुका है।
रूस को भी थोड़ा बुरा लगा कि रूस से हम जो हथियार खरीदते थे, अब ढेर सारे हथियारों की खरीद हमने अमेरिका से शुरू कर दी है। स्थितियां बदली है और इस बदली हुई परिस्थितियों में हमारे लिए एक बेहतर काउंटर था चीन को न्यूट्रलाइज करने का, अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करना। और हमने अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करके चीन को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया। इससे भारत चीन सीमा पर भी सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न करने में चीन पीछे हटेगा, कम करेगा, और समुद्री क्षेत्र में, हिंद महासागर में भी चीन सुरक्षा चुनौतियों को उत्पन्न करने से थोड़ा बाज आएगा, बचेगा। इस दिशा में लेटेस्ट प्रयास जो हमारा है, अमेरिका के साथ निकटता में वृद्धि, और इस अमेरिका के साथ निकटता में वृद्धि में 2016 के बाद और वृद्धि हुई। 30 अगस्त 2016, 23 दिसंबर 2016, 6 सितंबर 2018, 27 अक्टूबर 2020। एक 2002 में हमने अमेरिका के साथ संधि की थी। इसको हम जियोसोमिया कहते थे, सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा, सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा के लिए हस्ताक्षर किया गया था। बट सबसे इंपॉर्टेंट है लिमुआ, कोमोकासा और बेका, अगस्त 2000। इसके बारे में टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में मैरीटाइम सिक्योरिटी की चर्चा करते समय पढ़ाऊंगा। 30 अगस्त 2016 को हमने अमेरिका के साथ लेमुआ संधि पर हस्ताक्षर किया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इस संधि के साथ अमेरिका का जहां भी नेवल बेस है ना, जहां भी नौसैनिक बेड़ा है, हमारा नौसैनिक बेड़ा कोई भी आसानी से वहां जाके हम खड़ा कर सकते हैं, चाय नाश्ता कर सकते हैं, हम उनके बहुत सारे हथियारों को भी यूज कर सकते हैं, वो हमारा भी यूज कर सकते हैं। इस तरह का दोस्ताना संबंध, इसको लेमुआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, अगस्त 2016 में हम लोगों ने लेमुआ साइन किया। लेमुआ साइन अमेरिका उसी देश के साथ करता है जिसके पास उसकी निकटता बढ़ती है। और 23 दिसंबर 2016 को अमेरिका ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया। यह भी भारत और अमेरिका के बीच निकटता को परिलक्षित करता है। 6 सितंबर 2018 को हमने कोमकासा संधि पर हस्ताक्षर किया, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। और इन सभी संधियों की अंतिम परिणति बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, बेका, होती है अक्टूबर 2020 में। 27 अक्टूबर 2020 को हमने भारत अमेरिका के साथ बेका पर हस्ताक्षर किया। बेका पर हस्ताक्षर उसी के साथ अमेरिका करता है जिसके साथ लेमुआ और कोमोकासा पर हस्ताक्षर कर चुका है। यानी यह संधि पर हस्ताक्षर होने का मतलब होता है कि उस देश के साथ अमेरिका का बिल्कुल निकटतम संबंध स्थापित हो जाना, वो हमने स्थापित किया। अमेरिका के साथ हमारा व्यापार साझा व्यापार बढ़ा है, और हर जगह पर अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहा। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हमारी सदस्यता को अमेरिका के सहयोग से सुनिश्चित किया जाना तय हुआ या संभव हुआ। यहां तक कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार अमेरिका प्रयास कर रहा है। यूरोप के देशों को उसने तैयार कर लिया है और वो हमारी सदस्यता चाहते हैं। केवल चीन है जो विटो लगा करके हमारी सदस्यता को खारिज कर रहा है। ये है हाल ही में जनवरी 2023 में के अंत में, जनवरी 2023 के अंत में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के जेक सुलिवन ने क्रिटिकल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसीईटी पर अमेरिका और भारत की पहल को आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया। यह भी भारत और अमेरिका के बीच निकटता को परिलक्षित करता है। हमें यहां डिटेल नहीं जाना है बच्चा, बस मैं केवल इंडिकेट कर रहा हूं कि कैसे भारत अमेरिका के साथ डिफेंस समझौते में आगे बढ़ रहा है, नजदीक आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, इसका सदस्य चीन नहीं है, भारत है। भारत है। जून 2016 में इसका सदस्य भारत बना, कहीं ना कहीं अमेरिका के सहयोग से। वासनायर अरेंजमेंट का सदस्य बना भारत दिसंबर 2017 में,
और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बना भारत जनवरी 2018 में। इसकी सदस्यता के साथ ही भारत एक विश्व के महत्वपूर्ण देशों में शामिल हो गया। भारत को G20 की मेजबानी करने का अवसर सितंबर 2023 में मिला बच्चा, और मजबूती के साथ भारत विश्व की एक शक्ति के रूप में अपने को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया। एजी की सदस्यता और क्वेड आपने नाम सुना होगा, आगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत शामिल हुआ। मालाबार युद्ध श्रृंखला में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका चारों मिलकर के हिंद महासागर में लगातार हर वर्ष नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। अब इस तरह के जो अभ्यास है, कहीं ना कहीं दुश्मन को न्यूट्रलाइज करना है तो उसके दुश्मन के साथ दोस्ती कर लो, और उनके सभी दुश्मनों को छांट छांट करके एक ऐसा दोस्ती का गुट बनाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा दुश्मन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये एक अन्य कूटनीतिक प्रयासों में शामिल है बच्चा। और इसी का पार्ट जो मैंने अभी कहा, मालाबार श्रृंखला संयुक्त युद्धाभ्यास, ये दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में, जापान तक इस तरह के युद्धाभ्यास चारों देश करते हैं, चारों देश की सेनाएं करती है। नौसैनिक बेड़ा चारों अपने अपने देश के ढेर सारे लेकर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया बाद में इसमें शामिल हुआ है बच्चा, अमेरिका और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के इलाके में, जापान के इलाके में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, दक्षिण चीन सागर में, सब जगह जाकर के हम संयुक्त युद्धाभ्यास करते हैं। अगर आपका पड़ोसी परिवार से दुश्मनी है, छत पर चढ़ जाओ और अपने और हर अगल बगल के छत पर चढ़ करके और पड़ोसी के घर की तरफ अपना राइफल करके उसको साफ सफाई करने लगो, फायरिंग करने लगो, कहो अभ्यास कर रहे, प्रेशर में आएगा वो। प्रेशराइज करने का यह भी एक तरीका। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऑस्टी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज हमने शुरू किया। ये 2015 में प्रारंभ किया, सितंबर 2021 में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ। ये लगातार हम आयोजन करते हैं, 21-22 देश लगातार हर साल। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। अब हमने एक गुट बना लिया है हिंद महासागर में या अन्य जगहों पर। इन देशों के साथ हम अपने संबंधों को अच्छा बनाए हुए हैं। एक मजबूत ताकत है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत अगर मिल जाए तो एक बहुत मजबूत ताकत के रूप में उभर कर सामने आएगा। ये भी एक प्रयास है जिसमें चाइना नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चाइना को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास है। चाइना का एक महत्वाकांक्षी योजना BRI है, जिसको हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। हमने चाइना के इस योजना को काउंटर करने के लिए कुछ योजनाओं को लॉन्च किया या कुछ में हमने अपनी सहभागिता दर्ज की। उसमें एक है प्रोजेक्ट मौसम। याद करना, प्रोजेक्ट मौसम पे सवाल पूछा जा चुका है। 2015 में हमने प्रोजेक्ट मौसम लॉन्च किया, ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर सिल्क रूट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब समुद्री सुरक्षा चुनौती पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट मौसम ये वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट या मैरीटाइम रोड प्रोजेक्ट का एक काउंटर माना जाता है। चाइना का जो मैरीटाइम रोड प्रोजेक्ट है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, उसका एक काउंटर माना जाता है। और 2017 को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम आपने सुन ही चुका है। उसी तर्ज पर हमने एक प्रोजेक्ट की हम लोगों ने मिलकर घोषणा की। ये प्रोजेक्ट है 10 अप्रैल 2017 को 7200 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको ग्रीन कॉरिडोर का नाम दिया जाता है, घोषणा की गई। ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर इंडिया से चल रहा है। इंडिया से चलेगा ईरान, चाबाहार, ईरान से चाबाहार से अफगानिस्तान में घुसेगा, उससे होते हुए मॉस्को होते हुए यूरोप चला जाएगा बच्चा। देख रहे हो, जहां जहां समुद्र है ये ब्लू हो गया है। एक समुद्र का कॉरिडोर भी बनेगा। ये समुद्र का कॉरिडोर उसी तरीके से सुएज नहर से होते हुए, देखते जाओ, ओमान की खाड़ी से होते हुए, ओमान की खाड़ी नहीं, सुएज नहर से नीचे नीचे, यमन के नीचे नीचे, इससे आकर के मिल जाएगा मुंबई से।
ये 7200 किलोमीटर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसको भी BRI का काउंटर माना जा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर माना जा रहा है। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हम भी चुप नहीं बैठे हैं, हम भी उसका काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इधर चीन के BRI का हमने बहिष्कार किया, यह भी एक कूटनीतिक प्रयास है। पीछे भी इसकी चर्चा हमने करी थी। बीजिंग में जो BRI का शिखर सम्मेलन हुआ था उसका भारत ने बहिष्कार किया था, केवल इस आधार पे कि भाई आप पाकिस्तान के रास्ते ले जा रहे हो, यूके के रास्ते ले जा रहे हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रास्ते ले जा रहे हो, वो भारत का अंग है। ये सब बच्चा अन्य कूटनीतिक प्रयास है। इस तरीके से हमने भारत चीन सीमा पर अपनी सुरक्षा को प्रबंधित करने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और इन चुनौतियों का क्या प्रबंधन हमने किया है, क्या भौतिक प्रबंधन किया है, क्या कूटनीतिक प्रबंधन किया है, क्या अन्य तरीके से प्रबंधन करने का प्रयास किया है, एक आउटलाइन मैंने आपको दे दिया। डन। अभी 1 घंटे में इसका PDF आपको मिल जाएगा। आज का क्लास मैं यहीं खत्म करता हूं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कल मैं शुरू करूंगा, भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र और सुरक्षा चुनौतियां और प्रबंधन, और भारत भूटान, ये दोनों कल तक खत्म हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। एक दिन में ये दोनों खत्म करेंगे, फिर म्यांमार पे आएंगे। म्यांमार पे चुनौतियां ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट ज्यादा है, और नॉर्थ ईस्ट पे मैंने आपको 4 क्लास करने का कहा है। वो 4 क्लास पे कल आपको इन्फॉर्म कर दूंगा वो क्लास आपको कहां मिलेगा, और आप क्लास कर लीजिएगा, तब परसों म्यांमार पढ़ना हम लोगों के लिए आरामदेह रहेगा। ओके, सो थैंक यू आज के क्लास के लिए। एसेंशली आपने सुना। आजकल ज्ञान की बात किसी को अच्छी नहीं लगती है बच्चा, बट बिना पढ़े कुछ भी संभव नहीं है, ये बड़ा क्लियर है। जब आप DM बनोगे ना, तो भारत में 2 तरह के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। एक वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो अंग्रेजी शासनकाल का बना हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहां जो कलेक्टरेट है, DM ऑफिस है। अगर वैसे डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होती है और वैसे डिस्ट्रिक्ट में आप DM बन के जाते हो बच्चा, एक बड़ा सा कुर्सी होगा, पीछे भारत की तस्वीर लगी होगी, सामने बड़ा सा टेबल होगा, उसके सामने ढेर सारी कुर्सियां पड़ी होगी, और आपके कुर्सी के पीछे एक नक्काशी किया हुआ वुडन पार्टीशन होगा, और उस पार्टीशन के पीछे में जाओगे तो एक खूबसूरत सा बेड लगा होगा। यानी आज DM साहब का मन है सोने का। ऑफिस में ही झपकी आ रही है, तो DM साहब ने अपने प्यून को आदेश दिया, चपरासी को, गार्ड को, कि अभी 1 घंटे तक किसी को अंदर आने मत देना, और DM साहब विश्राम करने चले गए अपने ही ऑफिस में, अपने ही चैम्बर में गद्दा लगा हुआ, बेड लगा हुआ। सोचो, इससे बेहतरीन कोई नौकरी हो सकती है? DM साहब का जो बंगला है उसका जो आधा भाग है वो ऑफिस में है। आज DM साहब को आलस आ रहा है, आज DM साहब का मन ऑफिस करने के लिए जाने का नहीं है। DM साहब ने सूचना दिया और पूरा ऑफिस उठ करके चला गया उस बंगले में। आज DM साहब नाइट ड्रेस में ही अपने चेयर पर बैठेंगे बंगले के अंदर ही, और पूरे ऑफिस के कर्मचारी उस बंगले में आ जाएंगे और ऑफिस वहीं शुरू हो जाएगा। ये है बच्चा कलेक्टर का रुतबा, ये है DM का रुतबा, ये है SP का रुतबा, और इस पद के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, UPSC के लिए आप परीक्षा दे रहे हो। तो इतने प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए रास्ते चलते तो नहीं मिलेगा ना, कंपटीशन तो होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए आपका काम है पढ़ना, और मेरा काम जो है वो ईमानदारी से पढ़ाना, वो मैं करता रहूंगा। और मेरा टॉपिक आप देख ही रहे हो कि एक बार पढ़ा दिया, आप चाहो कि अगर कोई चाहे कि इस क्लास को हम अगली बार पढ़ के काम चला ले, नहीं चलेगा। मेरे टॉपिक में हर वर्ष अपडेट करना होता है, पूरा का पूरा करंट है, आप देख चुके हो, देख रहे हो। सो आज के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं बच्चा हम लोग, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच।